आज अपन पढ़ेंगे पार्ट 9 यानी महामंदी के बारे में। तो देखिए, आर्थिक महामंदी की शुरुआत है वो कब होती है? 1929 में होती है। लगभग 1933 तक ये चलती है। यानी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था वो क्या हो गई थी? चौपट हो गई थी। और ये संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। और इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की थी। तो उत्पादन में भी और रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा था, आय है वो भी नहीं बढ़ रही थी और व्यापार में भी काफ़ी गिरावट आ गई थी पूरे विश्व में। इस मंदी का समय और असर सब देशों में एक जैसा नहीं था। अलग अलग देशों में इसका असर अलग अलग था। किसी देश में ज़्यादा था, किसी देश में कम था। लेकिन आम तौर पर ऐसा माना जा सकता है कि कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा है। तो कृषि क्षेत्र में और जो समुदाय है उस पर सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ था कि क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की तुलना में खेतीय उत्पादों की कीमतों में ज़्यादा भारी और ज़्यादा समय तक कमी बनी रही। तो खेतीय मजदूर है उनकी क्या है कि कीमतों में कमी आ गई। और ये क्या है कि इसमें काफ़ी समय तक ये मंदी है वो बनी रही थी, उत्पादन ज़्यादा नहीं हो रहा था। आगे देखो, अपन बात करें, देखिए कि इस महामंदी के कई कारण थे। क्या कारण थे? तो इससे ये जो विश्व में महामंदी आई थी इसके ऐसे क्या कारण थे? तो क्योंकि इसके कई कारण हो सकते हैं। ये हम पहले देख चुके हैं कि युद्धोत्तर विश्व अर्थव्यवस्था कितनी कमज़ोर थी। तो जब ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 के बीच। तो अर्थव्यवस्था यहाँ चौपट हो गई थी, क्योंकि कोई भी अगर युद्ध होता है तो जन धन की हानि होती है। तो अर्थव्यवस्था चौपट हो रखी थी। इसका असर है वो मंदी, महामंदी में दिखाई दिया था। पहले कारण यह था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। अब देखो, कृषि उत्पादन में गिरती कीमतों के कारण स्थिति और खराब हो गई। अब क्या है, उत्पादन हो गए लेकिन खरीदार को नहीं था, खरीदने वाला नहीं था, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे। इससे क्या है कि कृषि का जो भी उत्पादन हो रहा है उनकी कीमतें गिरती जा रही थी। कीमतें गिर रही और किसानों की आय घटने लगी। अब कीमत मान लीजिए भाई, पहले वो 20 रुपये की कोई, मान लीजिए 20 रुपये किलो अनाज बिकता था। अब लोगों के पास पैसे नहीं है, उनको 10 में भी खरीदने में लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब कीमतों में क्या होगी? गिरावट हो गई। और आमदनी, अब देखो, तो किसानों की आय घटने लगी। तो आमदनी बढ़ने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे, ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज़्यादा माल पैदा करके अपना आय स्तर बना रखे। अब किसान है वो प्रयास कर रहे थे कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें और ज़्यादा अनाज बेचेंगे तो अपन उत्पादन करके तो अपन को ज़्यादा फायदा होगा। अब देखो आगे क्या होता है। एक देखो, एक चित्र अपन देख लेते हैं। ये देखो, आपको दिखाई देगा। ये देखो, व्यक्ति किस तरह निराश होकर के, ये महिला, बच्चे, देखो ये बच्चे को ले रखा है गोद में व्यक्ति, और महिला बहुत दुखी मन से बैठे। और थाली के अंदर देखो अनाज, इसमें जो खाना नहीं है। महामंदी के दौरान अप्रवासी खेत मजदूर का बेघर और भूखा परिवार। तो किस तरह देखो ये हालत खराब हो गई थी, खाने के लिए एक टाइम की रोटी नहीं मिल रही थी। अब देखो आगे अगर बात करें, फलस्वरूप देखो कि फलस्वरूप बाजार में कृषि उत्पादों की आमद यानी आमद और भी बढ़ गई थी। तो बाजारों में कृषि उत्पादन है और लोग क्या है कि बाजार में क्या है कि और बढ़ गई थी। और जाहिर है कि कीमतें और नीचे चली गई, क्योंकि बाजार में जो खाद्यान्न है या जो भी वस्तुएं आ गई थी खरीदने, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं था। खरीदने के अभाव में कृषि उपज पड़ी पड़ी सड़ने लगी। तो कृषि की जो उपज मंडी है उनमें क्या है कि कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा था। जो भी खाद्यान्न या जो भी आप कह सकते हो फल है, सब्जी हो, सब क्या है कि सड़ रही थी, कोई खरीदने वाला
नहीं था, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे। दूसरा कारण कौन सा है देखो, 1920 के दशक के मध्य बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया था। अब अमेरिका से अन्य देश क्या है, कर्ज ले रहे थे, तो कर्ज लेकर के वो व्यापार या निवेश कर रहे थे, पैसे लगा रहे थे। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्ज जुटाना बहुत आसान था। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्ज उठाना बहुत ही आसान था, अमेरिका आराम से कर्ज दे देता था। लेकिन संकट का संकेत मिलती अमेरिका उद्यमियों को होश उड़ गई। धीरे धीरे ये जो आर्थिक मंदी का दौर शुरू हुआ तो अमेरिका की भी क्या है, होश उड़ गई कि तो आगे होने वाला क्या समय रहेगा। अब देखो 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्ज $1 अरब था। तो ये 1928 की बात है कि 6 माह तक विदेश में अमेरिका का कर्ज $1 अरब था, और साल भर के भीतर ये कर्जा घटकर केवल एक चौथाई रह गया था। कितना हो गया था, एक चौथाई रह गया था। जो देश देखो, एक बार बड़ा कर लेता हूँ इनको, ये क्या हो गया, अब देखो यानी एक चौथाई रह गया था ना। और जो देश अमेरिकी कर्जे में सबसे ज़्यादा निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट खड़ा हो गया था, क्योंकि कर्ज तले अन्य देश दब रहे थे। तो ये अमेरिका है कर्जदाता था, ये पैसे देने वाला था, उधार देता था अन्य देशों को, तो अन्य देश है वो गहरे संकट में खड़े हो गए थे। ये हालत खराब हो गई थी। देखो आगे क्या होता है, आगे देखिए आप कि भले ही सभी देशों में एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ा हो, लेकिन अमेरिकी पूंजी के लौट जाने से पूरी दुनिया पर असर पड़ा। अब अमेरिकी पूंजी, अमेरिका वासी ज़्यादातर पूंजी उधार दे रहे थे, और सभी देशों में अमेरिकी पूंजी पहुंच गई थी। पूंजी का मतलब पैसे। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए। अब जो यूरोप महाद्वीप है उसमें कई देश है वो काफ़ी उनके बैंक थे वो क्या है कि यानी कंगाल हो गए थे। बैंक है वो भी बड़े कर्ज में डूब गए थे। कई देशों में मुद्रा की कीमतें पूरी तरह गिर गई थी, तो मुद्रा की कीमतें भी गिर गई थी। मुद्रा का मतलब जैसे भाई 1 रुपये का मूल्य जैसे वर्तमान बात करें तो 84 रुपया है। तो इस तरह ये क्या है कि मुद्रा की कीमतें हैं वो गिर रही है, यानी मुद्रा का मूल्य अवमूल्यन हो रहा है, यानी मूल्य गिर रहा है। इस झटके से ब्रिटिश पाउंड भी नहीं बच पाया था। तो ब्रिटिश पाउंड है वो भी क्या है कि काफ़ी नीचे आ गया था, उनकी कीमत है वो भी कम हो गई थी पाउंड की। तो पाउंड की लेटिन अमेरिका और अन्य स्थानों पर कृषि एवं कच्चे माल की कीमतें तेजी से ढूंढने लगी। तो लेटिन अमेरिका है उसमें अन्य स्थानों पर कृषि और कच्चे माल की कीमतें वो भी क्या है कि कम होने लगी थी, क्योंकि माल खरीदने वाला कोई नहीं था, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे। तो वो माल कैसे खरीदेंगे, तो कीमतें हैं उनकी कम होने लगी थी। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लगी थी। अब अमेरिका क्या है, इस अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर, यानी कोई भी आयात का मतलब कोई अपन वस्तु मंगवाते हैं तो ये क्या आयात हो जाता है। तो अब अमेरिका ने एक पाबंदी लगा दी, 2 गुना सीमा शुल्क लगा दिया था अमेरिका ने। कोई भी वस्तु अगर विदेश से आती है तो उस पर 2 गुना कर लगा दिया था। इस फैसले तो विश्व व्यापार की कमर ही तोड़ दी। अब क्या है कि ये विश्व व्यापार पर इसका गहरा असर पड़ा, क्योंकि ये जो कर है सीमा शुल्क वो ज़्यादा कर दिया था, इसका असर है वो काफ़ी असर पड़ा था। अब देखो औद्योगिक देशों में भी मंदी का सबसे बुरा यानी बुरा असर है अमेरिका को ही झेलना पड़ा। तो देखो अमेरिका ही सब झेलना पड़ा था, अमेरिका ही कर्जदाता था, पैसे दे रहे थे अन्य देशों को, और उस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्ज देना बंद कर दिया था। तो अमेरिकी बैंकों ने जो घरेलू कर्ज है वो देना बंद कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कि अब हालत ख़राब होने वाली है। जो कर्ज दिए जा चुके थे उनकी वसूली तेज कर दी गई थी। जो पैसे अमेरिकी बैंकों ने दिए थे वो वापस लौटने के लिए क्या है कि मजबूर कर रहे थे कि कैसे जैसे ये पैसे वापस बैंक में आ जाए। किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे और परिवार तबाह हो गए थे,
किसानों के पास उपज तो हो गई, अब उसको कोई खरीदने वाला नहीं है और कारोबार ठप पड़ गया था। जो भी व्यापार है वो क्या हो गया था, ठप सा हो गया था। आमदनी में गिरावट आने पर अमेरिका के बहुत सारे परिवार कर्ज चुकाने में नाकामयाब हो गए थे। तो अमेरिका में बहुत सारे परिवार क्या है, कर्ज नहीं चुका पा रहे थे, हालत उनकी खराब हो गई थी, जिसके चलते उनके मकान है, कार है, सारी जरूरी चीजें कुर्क कर ली गई थी। अब जब कर्ज नहीं चुका पा रहे तो क्या है, कोई भी बैंक होता है वो शर्त रखती है कि आपको कर्ज तो दे रहा हूँ, अगर आप नहीं चुका पाए तो आपका मकान हड़प लिया जाएगा, कार है वो अंडर में कर ली जाएगी। और जरूर चीज कुर्क का मतलब क्या होता है, यानी जैसे आपका मकान है, उस मकान पर आपको बाहर जाना पड़ेगा और उस मकान पर छाप लगा दीजिए कि ये मकान है बैंक के अंतर्गत हो गया है, इसमें आप अब नहीं ले सकते हो। कार है वो भी छीन ली जाती है। तो इस तरह जो भी संपत्ति है उसको कुर्क ली जाती है, यानी वो बैंक अपने अंडर में ले लेता है, उसे कहते हैं कुर्क। 20 के दशक में जो उपभोक्तावादी संपन्न दिखाई दे रहे थे, तो 20वीं सदी में जो उपभोक्तावादी संपन्न दिखाई दे रहे थे, दे रही थी, वे धूल के गुब्बारों की तरह अब उस समय उपभोक्तावादी क्या है, जो उपभोक्तावादी है संपन्न दिखाई दे रहे, पैसे वाले दिखाई दे रहे थे, उनकी भी हालत खराब हो गई। देखो कि 20 के दशक में जो उपभोक्तावादी संपन्नता दिखाई दे रही थी, वे धूल के गुब्बारे की तरह यानी रातों रात काफुर हो गई थी। यानी रातों रात वो उनकी हालत खराब हो गई थी, बेरोजगारी बढ़ गई थी, कोई काम नहीं मिल रहा था, लोग काम की तलाश में दूर दूर तक जाने लगे कि मुझे काम लगा लो। आखिरकार अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था भी धराश हो गई। अब लास्ट में भाई ज़्यादा पैसे उधार दोगे तो बैंकिंग व्यवस्था है वो भी डगमगा गई थी। किस देश की, अमेरिका की, जो पहले क्या है कि अन्य देशों को उधार पैसे देते थे, ज़्यादा उधार पैसे देने से उसकी हालत क्या हो गई, खराब हो गई थी। अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था है पूरी तरह से डगमगा गई थी, चौपट हो गई थी। और निवेश से अपेक्षित लाभ न पा सकने और कर्ज वसूल न कर पाने, अब अमेरिकी बैंक है वापस पैसे वसूल नहीं कर पा रही थी और जमाकर्ताओं की जमा पूंजी न लौटा पाने के कारण हजारों बैंक दिवालिया हो गए। अब देखो जमाकर्ताओं ने पैसे, देखो बैंक में जमा कौन कराता है पैसा, भाई जमा करता कौन हो गया, अपन हो गए। जैसे आपके पास 10,000 रुपये तो आपने बैंक में जमा करा दिया, आपको बदले में ब्याज मिलेगा। तो ज़्यादातर अब अपन क्या, अपन को जरूरत पड़ गई 5,000 रुपये की, मान लीजिए कर ली, तो आप बैंक में जाओगे निकालोगे, अब बैंक में पैसे नहीं है तो आप कैसे निकालोगे। तो जमा करता है उनको भी पैसे नहीं वापस दिया जा रहा था, हालत ख़राब हो गई, बैंक क्या हो गई, दिवालिया हो गए, कंगाल हो गए थे और बंद करे दिए। तो बैंकों की हालत यह हो गई कि उनको जनता को वो पैसे नहीं दे पा रही थी, इसकी वजह से ये क्या हो गया, बंद हो गया, चौपट हो गया पूरी तरीके से। इस परिघटना से जुड़े आंकड़े संकेत में डाल देने वाले हैं कि 1933 तक यानी 4,000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। देखो कितने, 1933 की बात करें तो लगभग 4,000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे और 1929 के बीच तकरीबन 1,10,000 कंपनियां चौपट हो चुकी थी। ये हालत खराब हो गई थी। देखो उस समय 1,10,000 कंपनियां चौपट हो गई और लगभग 4,000 से ज़्यादा बैंक है वो अमेरिका में क्या हो गए थे, बंद हो गए थे। यद्यपि 1935 तक ज़्यादातर औद्योगिक देशों में आर्थिक संकट से उबरने के संकेत दिखाई देने लगे, यानी उद्योग धंधों में ये सुधार हुआ था 1935 में जाकर के। समाजों है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, राजनीतिक तथा लोगों के दिलों और दिमाग पर जो छाप पड़ी वे जल्दी मिटने वाली नहीं थी। अब केवल उद्योग, जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें उसमें सुधार होने लगा, लेकिन धीरे धीरे समाज है, अंतर्राष्ट्रीय है, राजनीतिक है, उनके ज़्यादा, ये आप कह सकते हो तो पूरी तरीके से ये आर्थिक मंदी से नहीं निकल पा रहे थे, उसमें बाहर नहीं निकल पा रहे थे, धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा था। अब देखो ये तो हुई विश्व की बात, अब देखो भारत पर इस महामंदी का क्या असर पड़ा है ना। तो देखो भारत पर अपन पढ़ते हैं एक बार, ये क्या हो रहा है। देखो भारत की अगर बात करें, पूरा है ना,
यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि महामंदी से भारत पर क्या असर पड़ा, यानी इस महामंदी का भारत पर क्या पड़ा, तो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत तक की वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी। तो दुनिया एक हिस्से में पैदा होने वाले संकट की कम कंपाहट बाकी हिस्से तक भी पहुंच गई थी। ऐसा नहीं कि भारत भी अछूता रहा, यानी ये संकट है वो भारत में भी आ गया था। ये अर्थव्यवस्था, इसका असर है वो, जो महामंदी का है असर है वो पूरे विश्व में दिखाई दिया था। तो भारत पे भी देखो इसका असर पड़ा है। देख तो आगे क्या असर पड़ा है अपना बात करते हैं। ये देखो, और इस दुनिया भर के लोगों में जिंदगी, अर्थव्यवस्था और समाज प्रभावित हो उठे थे। तो दुनिया भर की जिंदगी है वो बदलने लगी थी। अर्थव्यवस्था है उसका काफी गहरा असर पड़ा, और समाज भी क्या है इससे प्रभावित हुआ था। जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं कि औपनिवेशिक भारत है। औपनिवेशिक भारत का मतलब क्या है कि उस समय अंग्रेज है वो किस पर राज कर रहे थे, भारत पर राज कर रहे थे। तो औपनिवेशिक भारत कहलाएगा, ठीक है ना। तो औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक है। तो ज़्यादातर भारत के कृषि वस्तुओं का निर्यात करते थे और तैयार मालों को आयातक बन चुका था। यानी औपनिवेशिक के समय भारत का कृषि वस्तुओं का क्या निर्यात करता था, और बदले में क्या आता था, तैयार माल आयातक बन चुका था। तैयार माल होकर के अंग्रेज क्या, कितने वो होशियार थे कि कच्चा माल है उन वस्तुओं को भारत से ले जा करके और ब्रिटेन में तैयार करके जो नई वस्तुएं बनाकर लाते थे उनको भारत में ही बेच देते थे, डबल पैसे कमाते थे। तो तैयार मालों का आयातक बन चुका था कौन, भारत। महामंदी ने भारतीय यानी व्यापारियों को फौरन प्रभावित किया। तो भारतीय व्यापारियों को काफी प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधा रह गया था। तो 1928 और 34 के बीच में क्या है, आयात निर्यात है वो काफी घट गया था, आधा रह गया था। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतें गिरने लगी और यहाँ भी कीमतें नीचे आ गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार तो हो गया, आपने अभी अमेरिका का पढ़ा है कितनी हालत खराब हो गई थी। तो कीमतें हैं वो गिर गई थी। 1928-34 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई थी, यानी आधी हो गई थी। ये हालत खराब हो गई थी, कीमत है गेहूं की है वो 50% तक नीचे आ गई थी, गिर गई थी, यानी आधा दाम है वो कम हो गया था। आगे देखो अपन बात करें, ये क्या हो रहा है, यहाँ कर लेता हूँ। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। तो शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों का मतलब जो काम करने वाले थे उनको, जैसे भाई खेत में जो काम करते हैं वो। यद्यपि कृषि उत्पादन कीमतें तेजी से गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से साफ इनकार कर दिया। अब सरकार कौन थी उस समय, देखो ये क्या हो रहा है, यानी सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से साफ इनकार कर दिया था। और सबसे बुरी मार ये काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। अब क्या है कि ये सरकार उस समय अपने कौन थी, अंग्रेज राज कर रही थी भारत में। तो वो कर में बिल्कुल भी छूट नहीं दे रही थी। कर तो आपके चाहे हो न हो लेकिन कर तो चुकाना ही पड़ेगा। तो इस तरह क्या है कि जो काम करने वाले थे ना, कौन है, काश्तकार। ये देखो काश्तकार, उनकी हालत खराब हो गई थी। विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे ये कौन, काश्तकार। अब देखो अपन बात करते हैं आगे। बंगाल की जूट पटसन उत्पादों की खेती देखिए। बंगाल का है भारत में है, यानी बांग्लादेश के जस्ट पास में, यानी पश्चिमी ये जो पूरी बंगाल, ठीक है ना। और उसमें तो आप कह सकते हो कि बंगाल, और कह सकते हो पूरी बंगाल, पश्चिम बंगाल पाकिस्तान का ही ये हिस्सा था, यानी भारत पाकिस्तान एक ही थे पहले। अब देखो बंगाल में जूट पटसन, तो ये अपने पूरी बंगाल की बात कर रहे हैं अपन, है ना, वो जो वर्तमान में अभी जूट पटसन उत्पादों को देखिए। कच्चा पटसन उगाते थे, तो कच्चा पटसन कहाँ उगाते थे, बंगाल में। जिससे कारखाने में टाट की बोरियां बनाई जाती थी। इससे जूट से या पटसन से क्या बनाई थी,
टाट की बोरियां बनाई जाती थी। जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन की कीमतें 60% से ज़्यादा गिरावटें आ गई। अब देखो निर्यात जब बंद हो गया तो ये हालत हो गई कि 60% ज़्यादा गिरावट इस समय दर्ज की, यानी कीमतों में 60% है वो गिरावट आ गई थी, क्योंकि जूट को पटसन को कोई खरीदने वाला यहाँ नहीं मिला था। पहले निर्यात किया जाता था, यानी भारत से बाहर भेजा बच जाता था। तो अब ये क्या है कि इनको कोई खरीदने वाला नहीं आता, तो कीमतों में क्या आ गई, गिरावट आ गई जूट में। जिन काश्तकारों ने फिरने की उम्मीद में या बेहतर आमदनी के लिए उपज बढ़ाने के वास्ते कर्ज ले लिए थे, उनकी हालत भी उपज का सही मोल न मिलने के कारण खराब थी। तो अब काश्तकार क्या है, जो खेती में काम करते नहीं काश्तकार, उनको सही अब कीमत नहीं मिल रही, तो उन्होंने उधार पैसे लेकर के उन्होंने कृषि प्रारंभ की थी, उसका वो कर्ज वापस नहीं चुका पा रहे थे। ये हालत हो गई थी काश्तकारों की, और वे दिन दिन क्या है, कर्ज में डूबते जा रहे थे, कौन, काश्तकार। और इस विपत्ति को ध्यान में रखकर बंगाल के कवि ने लिखा है, देखो इस पर एक कवि है बंगाल का, उसने क्या लिखा है, देखो इसने लिखा है, चलो भाइयों नगद की उम्मीद में और ज़्यादा परसेंट तुम उगाओ, लागत और कर्ज में पीस कर नाउमदी पाओ। भाई लागत आप परसेंट ज़्यादा उगाओगे तो लागत और कर्ज में आप पीस करके, नहीं आप दुख, ये नहीं पीस कर आप कर सकते कि उसमें आप दुख होकर के सारी पूंजी लगा फंसा कर फसल खड़ी कर जाओ, और घर पर बैठे बनिए देंगे 5 रुपये मन भाव। यानी आप तो खूब सारी पर्सन उगा, यानी पैदा कर ली, सारी पूंजी लगा करके उधार लेकर के, अब बढ़िए क्या देंगे, जो व्यापारी है बनिए वो आपको 5 रुपये मन, मन का मतलब 1 मन का आपको 5 रुपये मिलेंगे, ठीक है ना। तो इतनी कम कीमत में आपको कपास बेचनी पड़ेगी, ये जो है ना जूट है। तो इस तरह क्या है कि आपको पैसे कम मिलेंगे। अब देखो आगे क्या होता है, ये क्या हो रहा है, एक बार ये यानी पूरे देश में काश्तकार पहले से ज़्यादा कर्ज में डूब गए थे। अब काश्तकार है जो खेती में काम करने वाले काफ़ी कर्ज में डूब गए थे, खर्च पूरे करने के चक्कर में उनकी बचत खत्म हो चुकी थी, बचत भी नहीं हो रही थी, और जमीन सूदखोरों के पास गिरवी रखनी पड़ती थी। सूदखोर कौन होते थे, ये सूदखोर वो होते थे जो गांव में जैसे किसी के पास अधिक पैसे होते हैं ना, धनवान व्यक्ति, वो होते थे सूदखोर। उसके वो पैसे उधार देते थे, कई ब्याज 5 गुना 10 गुना, वो कई गुना ब्याज वसूलते थे, उसे कहते हैं सूदखोर। घर में जो भी गहने जेवर थे बिक चुके थे, यानी इन सूदखोरों के पास में रख देते थे, है ना, और फिर वो पैसे उधार लेते थे। मंदी के इन सालों में भारत की कीमती धातुओं, खास तौर पर सोने का निर्यात करने लगा था। तो यानी कीमती धातुओं के सोने का निर्यात भी करने लगे थे। भारत को सोना सबसे ज़्यादा प्यारा लगा था, जैसे क्या है आभूषण बनाए जाते हैं, तो उस समय भी निर्यात करने लगे थे। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री किन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किन्स था अर्थशास्त्री, उनका मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफ़ी मदद मिली है। कि ये भी है कि भारतीय सोने ने निर्यात किया, तो निर्यात का मतलब किसी देश में वस्तुओं को मंगवाना, तो सोना भारत से मंगवाता था विदेशों से, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसको पुनर्जीवित जीवित किया कि उसको खरीदार तो मिला नहीं, सोने को कोई खरीदने वाला नहीं था, तो भारत ने ऐसी जारी रखा, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसमें काफ़ी सुधार हुआ था। किसने कहा ये बात, किन्स। किन्स कौन है, किन्स है आपका अर्थशास्त्री। अब देखो इस निर्यात ने ब्रिटेन की आर्थिक दशा सुधारने में तो निश्चित मदद दी, लेकिन भारतीय किसानों को लाभ नहीं हुआ। अब सोना तो मंगा रहा है अन्य देशों को, यूरोप के, ब्रिटेन को फायदा हो रहा है, लेकिन भारतीयों को कोई ज़्यादा लाभ नहीं हुआ था। 1931 में देखो 1931 में मंदी अपने चरम पर थी, तो यानी बहुत खतरनाक थी उस समय मंदी, हालत खराब थे 1931 में।
और ग्रामीण भारतीय असंतोष उथल पुथल के दौर से गुजर रहे थे। ग्रामीण उथल पुथल के दौर से गुजर रहे थे। उसी समय महात्मा गांधी ने सविनय विज्ञान आंदोलन शुरू किया था। तो उसी समय हालत खराब थी, उसी समय क्या महात्मा गांधी ने क्या सविनय विज्ञान आंदोलन प्रारंभ किया था। जो देखो आप कह सकते हो कि 1930 में प्रारंभ हुआ था ये सविनय विज्ञान आंदोलन, यानी आप कह सकते हो 12 मार्च से ये शुरुआत हुई 1930 में। ये सविनय विज्ञान आंदोलन जो नमक बढ़ाया ना गांधी जी ने, कहाँ पर जाकर के ये नमक तोड़ा था, जो साबरमती आश्रम में जाकर 78 सदस्यों उन्होंने के साथ उन्होंने 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ दिया था ये। अब देखो आगे देखो अपन बात करते हैं ये क्या हो रहा है। मंदी के समय महात्मा गांधी ने क्या आंदोलन, कौन सा आंदोलन शुरू किया था, ये पूछा जा सकता है। सविनय विज्ञान आंदोलन। ये मंदी शहरी भारत के लिए इतनी दुखदायी नहीं रही। कीमतें गिरते जाने के बावजूद शहर में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी। जिसके पास में आय निश्चित थी उनकी हालत तो शहरों में ठीक थी। इसी शहर में रहने वाले जमींदार जिन्हें अपनी जमीन पर बंदा बंदाया भाड़ा मिलता था। अब जमींदार है, उसके पास ज़मीन खूब थी और वो काश्तकारों को क्या है कि ज़मीन वो बांटने के लिए इन्हें भाड़े पर देते थे और उनको तो बंदा बंदाया कि आपको साल का इतना पैसे देना पड़ेगा, तो उनको मिल जाता था। तो उनकी तो हालत ठीक थी। या मध्यम वर्गीय वेतनभोगी कर्मचारी, मध्यम वर्ग के जो वेतनभोगी कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी है, उनकी ठीक ठाक थी क्योंकि उनका महीने से पेमेंट आ जाता था। अब देखो राष्ट्रवादी खेमे के दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए थे। तो राष्ट्रवादी खेमे के दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए क्या सीमा शुल्क वो बढ़ा दिए गए थे, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र में निवेश में तेजी आई। तो इसका फायदा ये हुआ कि सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए थे, जिससे क्या औद्योगिक क्षेत्र में क्या आई थी, निवेश में तेजी आई थी। अब देखो अपन बात करें कि विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, ठीक है ना। यानी विश्व की अर्थव्यवस्था का दोबारा है वो देखो किस तरह निर्माण होता है। ये जो मंदी आई थी उसको वापस कैसे पटरी में लाना है। तो विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल, यानी युद्ध के बाद देखो अपन देखते हैं, उसको बड़ा करके देख लेते हैं, काट देता हूँ। ये देखो कुछ नए शब्द है, आप किताब में देख सकते हो। देखो पहला विश्व युद्ध खत्म होने में केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। अब देखो पहला विश्व युद्ध कब से लेकर कब तक था, 1914 से लेकर 1900 कब 18 तक था। कौन सा युद्ध, ये था आपका प्रथम, ठीक है। अब देखो इसके बाद में अगर अपन बात करें तो दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। जैसे पहला विश्व युद्ध तो 1918 में समाप्त हो गया था। अब दूसरा विश्व युद्ध कब प्रारंभ होता है, यह आपका 1900, यानी आप कह सकते हो कि ये 1939 से लेकर और 1945 के बीच में कौन सा युद्ध रहा, द्वितीय विश्व युद्ध। यह आपको सन पूछी जा सकती है ना। अब ये देखो, हाँ, तो ये युद्ध भी दो बड़े खेमों के बीच में बंट गया था। कौन सा युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। जैसे देखो ये वापस कर देता हूँ। इन एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से देखो, एक तो तरफ था धुरी शक्तियां जिसमें कौन से नाजी जर्मनी था, जापान था, इटली था। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो ये धुरी राष्ट्र यानी धुरी गुट बन गया था, धुरी राष्ट्र कहलाए थे। इसमें 3 थे, नाजी जर्मनी, जापान और इटली एक तरफ, उसे क्या कहा गया, धुरी राष्ट्र। दूसरी खेमों में कौन थे सामने राष्ट्र में, ब्रिटेन है, सोवियत संघ है, फ्रांस है, अमेरिका है। ये मित्र राष्ट्रों की तरफ से हैं, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका के नाम से जाने। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूरी राष्ट्रों में कौन से देश थे, तो इटली, जर्मनी और जापान। अब मित्र राष्ट्रों में कौन थे, मित्र राष्ट्रों में देखो ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। तो ये आपको याद रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस खेमों के बीच में हुआ था। तो 2 खेमों के बीच में हुआ था, एक तो दूरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र।
अब देखो आगे बात करते हैं। 6 साल तक चला ये युद्ध जमीन और हवा पानी में असंख्य मोर्चों पर लड़ा गया था। ये युद्ध देखो 39 से लेकर 45 तक आप कह सकते हो, तो ये कितने साल हो गए, 6 साल तक ये द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। अब देखो आगे क्या होता है। इस युद्ध में मौत और तबाही की कोई हद बाकी नहीं थी। काफी यहाँ नुकसान होता है, जान जन धन काफी संख्या लोगों की मारी गई, लोग मारे गए थे इस युद्ध में। माना जाता है कि इस जंग के कारण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से करीब देखो 6 करोड़ लोग मारे गए थे। देखो कितनी भयानक त्रासदी आती है यहाँ पर, देखो कितना नुकसान होता है कि 6 करोड़ लोग मारे गए। और 1939 में विश्व जनसंख्या का लगभग 3% था, ये 6 करोड़ लोग युद्ध में मारे गए थे। और करोड़ों लोग क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। तो ये हालत थी। अब तक के युद्ध में मोर्चों पर मरने वालों की संख्या ज्यादा होती थी। इस युद्ध में ऐसे लोग ज्यादा मरे जो किसी मोर्चों पर लड़ नहीं रहे थे। यूरोप और एशिया के विशाल भूभाग तबाह हो गए थे। तो यूरोप पर और क्या एशिया के कुछ भाग है वो भी क्या हुए, तबाह हो गए थे। कई शहर हवाई बमबारी यानी हवाई से बमबारी की गई थी। बम हवाई यानी हवाई जहाज से गिरे थे। लगातार गोलाबारी के कारण मिट्टी में मिल गए और इस युद्ध में बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दिया। इस युद्ध में देखो आर्थिक हानि तो होती है, लेकिन समाज में काफी उनको भी क्या है कि हालत खराब हो गई थी। ऐसे हालतों को पुनर्निर्माण का यानी देखो कि पुनर्निर्माण का काम कठिन और लंबा साबित हुआ। तो दोबारा अब पटरी विश्व की अर्थव्यवस्था को पटरी मिलाना हालत है, दोबारा द्वितीय विश्व युद्ध में खराब हो गई थी। ये देखो आगे, ये देखो आपको चित्र दिखाई दे, रूस पर हमला करती जर्मन टुकड़ियां। देखो ये किस तरह यहाँ परमाणु बम का प्रयोग है। तो काफी हथियारों का यहाँ प्रयोग किया गया था। 19 जुलाई 1941 में रूस पर हिटलर का हमला युद्ध में एक निर्णायक महत्व की घटना थी। तो हिटलर है वो देखो जर्मनी का था। देखो वैसे देखा जाए तो ये युद्ध की देन है। जर्मनी में कौन था, हिटलर। और इटली में था मुसोलिनी। वो तानाशाही थे, उन्होंने पूरे विश्व को वो जीतना चाहते थे। तो उनका सपना है वो चकनाचूर हो गया था। फिर सोवियत संघ में यानी रूस में युद्ध के तबाही स्टालिन ग्रावा यानी स्टालिन ग्राद का ये चित्र दे रखा है कि तबाही किस तरह यहाँ पर हुई थी। अब देखो युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड संस्थान। आगे देखो अपन इसको पढ़ते हैं कि युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड संस्थान दो महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभव अर्थशास्त्री और राजनीतिकों ने दो अहम सबक निकाले। अब देखो जो अर्थशास्त्री है युद्ध के बाद में वो क्या सोचते हैं, राजनीतिक है वो भी क्या सोचते हैं। तो क्या सबक निकला है, क्या उनको उनको लगा कि पहले वृहद यानी वृहद उत्पादन आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता है। कि वृहद उत्पादन आधारित किसी उद्योग को समाज के व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं, भाई औद्योगिक समाज है उसका क्या है, व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता। लेकिन व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए आवश्यकता कि आमदनी काफ़ी ज़्यादा हो और स्थिर हो। कि मान लीजिए उद्योग धंधे स्थापित कर दिए, वस्तु का निर्माण हो, लेकिन खरीदने के लिए क्या है, उनके लिए समाज चाहिए। तो खरीदने के लिए पैसे भी जरूरत है। तो आमदनी होगी तभी अपन कोई वस्तु खरीद पाएंगे, तो ही वो अर्थव्यवस्था सही चल पाएगी। अगर आपने कोई माल है वस्तु बना ली लेकिन खरीदार कोई नहीं है, तो उससे आपकी अर्थव्यवस्था वो चौपट हो जाएगी। अब देखो अब देखो ये है कि लेकिन व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए आवश्यकता कि आमदनी काफ़ी ज़्यादा स्थिर हो गई। यदि रोजगार अस्थिर हो तो आय स्थिर नहीं हो सकती। अगर आपको रोजगार नहीं मिल रहा है और समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो आप क्या है अस्थिर हो जाओगे। और आय स्थिर के लिए पूर्ण रोजगार की जरूरत है। यानी आय बढ़ाने के लिए पूर्ण रोजगार व्यक्ति को मिलना जरूरी है, नहीं तो आप है वो आपकी अर्थव्यवस्था वो चौपट हो जाएगी। लेकिन बाजार पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता था। तो एक पूरी तरीके से उसको साल के लिए 2 साल के लिए 3 साल के लिए क्या ये रोजगार मिली, ये पूरी गारंटी क्या बाजार नहीं देता था।
कीमत और उपज और रोजगार में आने वाले उतार चढ़ाव में नियंत्रण करने के लिए सरकार का, देखो कीमतों में और उपज पर रोजगार उतार चढ़ाव नियंत्रण करने के लिए सरकार का क्या है, दखल जरूरी था। अब सरकार है वो अपने तरफ से क्या है, सुधार करना चाहती है तो कुछ ना कुछ तो वो प्रयोग करेगी। आर्थिक स्थिरता केवल सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती है। अब सरकार कुछ न कुछ से पाबंदी करके उनमें सुधार करने का प्रयास करेगी। देखो दूसरा सबक बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में था, पूर्ण रोजगार। तो दूसरा संबंध क्या था कि पूर्ण रोजगार मिले। लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तु, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रण करने की ताकत हो। सरकार तभी नियंत्रण कर सकती है उसके पास वस्तु हो और पास में क्या हो, पूंजी हो और श्रम की आवाजाही को नियंत्रण करने, यानी मजदूरों पर भी उसका नियंत्रण हो, पूंजी हो और पास में वस्तु हो, तभी वो सरकार नियंत्रण कर सकती है। संक्षेप में देखो, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय, युद्धोत्तर का मतलब युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ये था कि, देखो अपन एक बार बड़ा कर लेते हैं इनको, यानी युद्धोत्तर यानी युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ये था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता, तो आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए, कि आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। और इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हेम्पशायर के यानी ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन सहमति बनी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि युद्ध के बाद में अर्थव्यवस्था को, उनका क्या है कि मुख्य उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था को सुधारना और विश्व में उद्योग धंधे ज़्यादातर स्थापित करना और पूर्ण लोगों को रोजगार देना। इसके लिए क्या एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया था जुलाई 1944 में। कहाँ पर, अमेरिका में स्थित है, न्यू हैम्पशर, क्या है, न्यू हैम्पशर। देखो अमेरिका 1944 अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर, स्थान का नाम है ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन को सहमति, यहाँ पर क्या है, वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी कि किसी तरह उसमें मौद्रिक नीति लागू की जाए जिससे ज़्यादा सुधार हो, और वित्तीय सम्मेलन पर सहमति भी बनी थी। कहाँ पर, अमेरिका में न्यू हैम्पशायर, और स्थान का नाम है ब्रेटन वुड्स। तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखो आगे क्या होता है। इसी तो देख लीजिए, ब्रेटन वुड्स अमेरिका स्थित माउंट वाशिंगटन होटल का है ये ना, स्थान ब्रेटन वुड्स का ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था। ये देखो ये कितना शानदार ये तस्वीर दिखाई दे रही है आपको। अब देखो आगे अगर बात करें कि सदस्य देशों में विदेश व्यापार में लाभ और घाटे के निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको बोलते हैं IMF, है ना, देखो इंग्लिश में कहते हैं IMF, ये भी नाम मिलता है कि ये क्या है उसको, यानी सदस्य देशों के लिए विदेशी व्यापार में लाभ मिले और घाटे को निपटने के लिए क्या है, यानी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको कहते हैं IMF, की स्थापना की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि इस ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किसकी स्थापना की थी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये याद रखना आपको, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको इंग्लिश में कहते हैं IMF, है ना, उसकी स्थापना की गई थी। ये अमेरिका में की गई थी। युद्धोत्तर यानी युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसका आम बोलचाल में विश्व बैंक कहा जाता है, तो विश्व बैंक की भी स्थापना की गई थी उसमें, और का गठन किया गया था। तो दोबारा क्या है कि अर्थव्यवस्था को सुधारना और बैंकों की वापस स्थापित करने के लिए क्या है, इसको विश्व बैंक की स्थापना की। इस वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स संस्थान, ब्रेटन वुड टविन, ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान
भी कहा जाता है। देखो इसको क्या कहता है, यानी ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कह सकते हैं उसको, ठीक है ना। किसको, IMF की स्थापना की गई थी ना इसको। तो इस आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रेटन वुड व्यवस्था भी कहा जाता है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये काफ़ी सुधार हुआ, तो उसने क्या कहता है, ब्रेटन वुड व्यवस्था भी कहा जाता है। आगे देखो क्या होता है। विश्व बैंक और IMF ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया था। तो औपचारिक रूप से IMF है, उन्होंने काम शुरू कर दिया था 1947 में। इन संस्थानों को निर्णय प्रक्रिया पश्चिमी औद्योगिक देशों का नियंत्रण रहा। तो ज़्यादातर पश्चिमी औद्योगिक देशों का उनका नियंत्रण रहा था। अमेरिका विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता था, क्योंकि अमेरिका पास वही पैसा था। तो IMF भी उसके अंडर में था, विश्व बैंक है वो भी, और वो कभी भी वीटो कर सकता है। वीटो का मतलब क्या है, देखो इसमें देख लीजिए, आपको वीटो का मतलब साफ मना करना। ये देखो रहा, ये क्या हो रहा है, देखो ये आप वीटो का अपन अर्थ देख रहे हैं ना, निकाल लेते हैं अपन, है ना। देखो आगे और चलेगी अपन। अब इसमें वीटो का अर्थ देख रहे थे ना मैं आपको। देखो वीटो का अर्थ है साफ मना करना, निषेध अधिकार। वीटो का मतलब क्या है, निषेध अधिकार। इस अधिकार के सारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन सकता है। ये मतलब शब्द है ना वीटो, ये अमेरिका है ना, उसने इसका इस्तेमाल किया था। किसने, अमेरिका ने। यानी इसका मतलब क्या है, निषेध अधिकार। मैं साफ मना करता हूँ। निषेध अधिकार क्या है, मैं मना करता हूँ। इस अधिकार से किसी भी एक सदस्य की असहमति है ना। जैसे वीटो की भी अपन बात करें तो 5 देश है इसमें ना। जैसे देखो चीन है, आपका ब्रिटेन है, ठीक है ना, और आपका फ्रांस है, और अमेरिका है। कौन सा है, अमेरिका है, और ये कौन सा है, रूस। ये 5 देश है। अगर इन 5 देशों को स्थायी सदस्यता, यानी स्थायी सदस्य बनाया गया है, तो इनमें से कोई एक भी देश ही अगर मना कर दिया तो वो कानून पास नहीं होगा। तो इसे कहते हैं वीटो पावर। तो 5 देशों के पास में वीटो पावर है। अब देखो अपने, तो वो क्या है, ये जो अमेरिका क्या कर सकता है, IMF किसी भी फैसले को क्या कि वीटो कर सकता है अमेरिका। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था है। तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय मुद्रा और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे वाली जोड़ने वाली ये क्या व्यवस्था है। और ब्रेटन वुड व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित थी, कि निश्चित दरों पर ही ये आधारित थी। कौन, ब्रेटन वुड व्यवस्था। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्रा, जिसमें भारतीय मुद्रा, रुपया, डॉलर के साथ निश्चित विनिमय दर बंधा हुआ था, कि निश्चित मुद्रा हर देश की रखी जाती थी उसमें ना, कि कहीं ना कहीं किसी को नुकसान न हो। $1 के बदले में कितने रुपए देने होंगे। तो हर, देखो भारत में क्या है, मुद्रा है रुपयों में चलती है ना, और डॉलर है वो अमेरिका है उसमें चलती है। तो $1 के बदले में कितने रुपए देने होंगे, ये स्थिर रहता था। कि आपको $1 में, देखो डॉलर का मूल्य भी सोने में बंधा हुआ था। तो सोने भी, सोने में सोना है वो लेने में भी डॉलर का प्रयोग कर सकते थे। $1 की कीमत पर 35 और सोने के बराबर निर्धारित की गई थी, कि भाई $1 आपको मिलेगा तो कितना सोना, यानी $1 की कीमत है कितनी, 35 और सोने के बराबर थी। यानी $1 का मूल्य है कि 35 और सोना देना पड़ता था। अब देखो आगे क्या होता है। अब प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष, देखो इसको देखते हैं, कि ब्रेटन वुड व्यवस्था पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए व्यापार तथा आय में वृद्धि की एक अप्रतिम युग का सूत्रपात किया था। तो ब्रेटन वुड व्यवस्था है, उसके बाद में क्या था, औद्योगिक राष्ट्रों यानी जापान के लिए व्यापार तथा आय में वृद्धि के अप्रतिम युग का सूत्रपात, यानी जापान में उद्योगों का यहाँ पर निर्माण
होता है, ज़्यादातर वृद्धि होती है। 1950 से 1970 के बीच विश्व व्यापारिक विकास दर सालाना 8% से ज़्यादा रही थी। तो अपन जापान की बात करें तो वहाँ पर क्या है, उद्योग धंधे स्थापित किए गए और सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में विकास हुआ था। जापान में 8% ज़्यादा रही थी विकास दरें। अब देखो इस दौरान वैश्विक आय में लगभग 5% की दर से वृद्धि हो रही थी। तो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा था और विश्व की अर्थव्यवस्था में कितना 5% दर की वृद्धि रही और विकास दर की कमोबेश थी, जिसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आई। इस दौरान ज़्यादातर समय अधिकांश औद्योगिक देशों में बेरोजगारी औसत 5% कम रही थी। तो एक साल में 5% क्या है, बेरोजगारी थोड़ी सी कम हुई थी और इन देशों में तकनीकी और उद्यमों का विश्व में प्रसार हुआ और विकासशील देश विकसित हुए। तो विश्व की जो विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार हुआ और विकासशील देश विकसित हुए। जैसे भारत क्या है, भारत एक विकासशील देश है और औद्योगिक देशों को बराबर पहुंचाने की जी तोड़, तो उद्योग धंधा है उनको बराबर पहुंचाने के लिए अन्य देशों को भी साथ लेना। जी तोड़ क्या है, देखो ये मैं बड़ा कर लेता हूँ, जी तोड़ कोशिश कर रहे थे कहीं न कहीं कि भाई इन देशों को भी अपना आगे ले आएंगे। अब देखो काफ़ी बड़ा हो गया थोड़ा सा वीडियो, इसलिए उन्होंने आधुनिक तकनीक से चलने वाले संयंत्रों को उपकरणों को आयात पर बेहिसाब पूंजी का निवेश किया। तो ज़्यादातर तकनीक आधारित आधुनिक संयंत्रों का और उपकरणों का आयात पर बेहिसाब पूंजी का निवेश किया, सो पूंजी लगाने लगे थे। ये देखो आप इस बॉक्स को छोड़ दीजिए, आप देख लेना, अपन इसको पढ़ते हैं। औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। अब देखो होता है क्या है, औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता, अन्य देश है उनको स्वतंत्रता किस तरह मिलती है। यानी दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया का एक बहुत बड़ा भाग यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या ज़्यादातर देश है अन्य देशों के, जो यूरोपीय देश है उसके अंडर में था। इन अन्य देशों जैसे अंग्रेज भारत में राज कर रहे थे, उनका औपनिवेशिक शासन था। इसी तरह अन्य देशों में भी पुर्तगाल है, डच है, फ्रांसीसी है, वो यूरोपीय शक्ति है, वो अन्य देशों पर कब्जा कर रखा था, वो शासन कर रहे थे। इसे क्या कहते हैं कि औपनिवेशिक शासन के अधीन था। अगले 2 दशक में एशिया और अफ्रीका ज़्यादातर औपनिवेशिक स्वतंत्र हो गई। तो 2 दशक का मतलब 20 साल। तो 20 साल में एशिया और अफ्रीका में देश है स्वतंत्र होने लगे थे और स्वाधीनता राष्ट्र बन चुके थे। लेकिन ये सभी देश गरीबी और वे संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। हालत खराब थी, गरीब लोग थे, संसाधन उसके पास नहीं थे। इनकी अर्थव्यवस्था और समाज लंबे समय से चल रहे औपनिवेशिक शासन के कारण अस्त व्यस्त हो चुके थे। तो लंबे समय तक औपनिवेशिक शासन के कारण उसके समाज है वो काफ़ी पिछड़ चुके थे। उन्होंने काफ़ी हालत खराब हो गई थी इनकी, किसकी, जो औपनिवेशिक शासन कर रहे थे ना सरकार, वो उन देशों की, एशिया अफ्रीका छोटे छोटे देशों की हालत ख़राब कर दी थी, शोषण कर रहे थे अंग्रेज, ये जो यूरोपीय शक्तियाँ वो। अब देखो आगे अपन बात करें आईएमएफ। आईएमएफ क्या है, विश्व बैंक है ये ना। विश्व बैंक का गठन तो औद्योगिक देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाए जाए और उसको ज़रूरत के अनुसार धन दिया जाए, इसलिए आईएमएफ की स्थापना की गई थी। ये संस्थान भूतपूर्व उपनिवेशों में गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटने में दक्ष नहीं थे। तो गरीबी को, और क्या है, ये क्या हो रहा है, ये देखो एक बार इसको तो ये गरीबी है और इस समस्या को और विकास की कमी से निपटने के दक्ष नहीं थी कि उद्योग धंधों से विकास हुआ था। लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन किया था, इसके कारण देश में आईएमएफ यानी आईएमएफ और विश्व बैंक पर बहुत निर्भर भी नहीं थे। इस कारण 50 के दशक में आखिरी सालों आकर ब्रिटेन वुड संस्थान विकासशील देशों पर भी पहले से ज़्यादा धन देने लगे। अब धीरे धीरे क्या है कि आलोचना होती तो ब्रिटेन वुड्स ने क्या है विकासशील देशों को भी पैसे उधार देने के लिए चालू कर दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, विकासशील जैसे भारत देश है तो उनको भी ये उधार पैसे देने के लिए पहले ये नहीं देती थी। अब देखो
इधर देखो नए शब्द आप देख लेना, आयात शुल्क है, किसी दूसरे देश से आने वाली चीजों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क क्या कहलाता है? आयात शुल्क कहलाता है। जैसे बंदरगाह है, सीमाओं से हवाई अड्डे, इस तरह ना। अब देखो अपन देखते हैं और ना, ये क्या हो रहा है, एक बार इसको, ये क्या, एक बार रोक देता हूँ, पानी पी के आता हूँ। आगे देखिए, यानी दुनिया, यानी आप देख सकते हो दुनिया में अलग विकसित भाग उपनिवेशों के रूप में पश्चिमी साम्राज्यों के अधीन रहे थे। तो दुनिया में अलग विकसित भाग जिनका विकास नहीं हुआ था जिन देशों का, वो उपनिवेशों के रूप में क्या है, पश्चिमी साम्राज्य के अधीन रहे थे। जैसे भारत है, वो अंग्रेजों के अधीन में था। अफ्रीका के कुछ देश किसके अंडर में थे? अंग्रेजों के, फ्रांस के, डचों के बीच में, ठीक है ना। तो उसके अधीन रहे थे। विडंबना ये थी कि यानी नव स्वाधीन राष्ट्रों के रूप में अपनी जनता को गरीबी और पिछड़ेपन की घर से बाहर निकालने के लिए उन्हें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद लेनी पड़ी और जिन पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का वर्चस्व था। अब क्या है कि ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित तो कर दी, लेकिन इस पर अधिकार किसका था? जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, यानी जो वर्चस्वशाली, जो पहले ताकतवर देश थे, उनके पास ही उसकी शक्ति थी, नहीं कि अलग विकसित देशों के पास थी। क्यों? उनके पास तो भाई पैसे भी नहीं थे। अब देखो आगे बात करते हैं अपने। औपनिवेशीकरण के बहुत साल बीत जाने के बाद भी बहुत सारे नव स्वाधीन, यानी नव स्वाधीन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का नियंत्रण ही बना हुआ था। अब भी क्या है कि राष्ट्र स्वतंत्र हो गए, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक शक्तियों का नियंत्रण बना रहा था। यानी जो पहले राज कर रही थी ना शक्तियां, यूरोपीय शक्तियां, वो उनका नियंत्रण था। जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, उपनिवेश रह चुके, जैसे ब्रिटेन के उपनिवेश थे, सबसे ज़्यादा विश्व में ब्रिटेन ने उपनिवेश बनाए थे 63। उसके बाद में फ्रांस है, जैसे पुर्तगाली, डच, ऐसे कई शक्तियाँ थी जो अन्य देशों पर राज कर चुकी थी, या जहाँ कभी उनका राजनीतिक प्रभुत्व रह चुका था। महत्वपूर्ण संसाधन है, खनिज संपदा है, जमीन पर अभी ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनी का नियंत्रण था। अब देखो खनिज है, संसाधन है, जमीन, यानी इन पर क्या है कि अंग्रेज है, ब्रिटिश, मतलब अंग्रेज है मतलब ब्रिटिश, और फ्रांसीसी है, उन कंपनियों का नियंत्रण अभी भी था। और वे उस नियंत्रण को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको अधिक आर्थिक लाभ हो रहा था, फ्रांसीसियों को और अंग्रेजों को। तो ये इन चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे खनिज संपदा है ना, जमीन है, संसाधन है, उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। आगे देखो क्या होता है। कई बार अमेरिका जैसे अन्य शक्तिशाली देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की विकासशील देशों की प्राकृतिक संसाधनों को बहुत कम कीमत पर दोहन करने लगती थी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, वो कम कीमत पर क्या करती थी? प्राकृतिक संसाधनों का क्या दोहन करती थी, यानी उनको निकाल करके ले जाती थी और बदले में ज़्यादा कोई पैसे नहीं देती थी। दूसरी ओर ज़्यादातर विकासशील देशों में 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति से लाभ नहीं हुआ। तो दूसरी ओर ज़्यादातर विकासशील देशों को 50 और 60 के दशक में क्या है, पश्चिमी अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति में कोई लाभ नहीं हुआ। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली अपनाई ना, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, NIEO। तो एक क्या है, एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली अपनाई, ज़्यादा जब लाभ नहीं हुआ तो ये कौन सी है? देखिए बता देता हूँ आपको कि आवाज़ उठाई उसने, यानी समूह 77, यानी G77 के रूप में संगठित किया। नया तरीका निकाला कि समूह 77 या G77, इसमें ये देखिए, इसमें संगठित रूप एक संगठन बनाया था G77। NIEO से
उनका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्होंने अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण मिल सके और जिसमें उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले और कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार माल को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिल सके। इन्होंने क्या किया कि ये G77 मतलब उनमें लगभग 77 देश थे। तो इसका मतलब उन्होंने ये संगठन बनाया NIEO। उसमें क्या व्यापार करना, संसाधनों पर नियंत्रण करके क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा माल वो खरीदना, फिर तैयार माल करके कि इन्हीं देशों में बेच देना। तो ये एक बाजार है वो यहाँ मार्केट बना लिया था इस समूह ने ना। तो इस तरह ये नया संगठन बनाया था G77, जिसको पूरा नाम है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIO। तो ये G77 कह सकते हो या समूह 77 कह सकते हो ना। तो उसका काम क्या था कि संसाधनों पर सही मायनों पर नियंत्रण मिल सके और विकास हो सके और कच्चे माल का सही दाम मिल सके और तैयार माल को विकसित देशों में बाजारों में बेचने के लिए बाजार मिल सके। तो ये बात थी। अब देखो आगे बात करते हैं अपने। देखिए ये क्या दे रखा है कि ब्रेटन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। ब्रेटन वुड्स है वो अमेरिका में हुआ ना। अब देखो वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। वैश्वीकरण का अर्थ है कि पूरे विश्व को एक मंच पर लाना, यानी जोड़ना पूरे विश्व को। वैश्वीकरण उसे कहते हैं वैश्वीकरण, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, व्यापार की दृष्टि से हो। तो इस तरह वैश्वीकरण की शुरुआत होती है। जैसे मनमोहन सिंह के समय 1991 में हुआ ना आर्थिक उदारीकरण, तो वो वैश्वीकरण की प्रक्रिया कह सकते हैं अपन। अब देखो सालों में स्तर और तेज वृद्धि के बावजूद युद्धोत्तर दुनिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। 60 के दशक से विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत में अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धा क्षमता को कमजोर कर दिया था। अमेरिका में देखो वित्तीय स्थिति यहाँ पर और कमजोर आ जाती है। प्रतिस्पर्धा मतलब आपसी जो कंपटीशन चलता है उसको बोलते हैं प्रतिस्पर्धा। दो देशों के बीच में चलती है कि मैं आगे निकलूँ वो आगे निकला, इस तरह प्रतिस्पर्धा है वो चलती है। तो एक देश उसमें कमजोर हो जाता है। अमेरिकी डॉलर अब दुनिया में प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया। अमेरिका डॉलर में गिरावट आ गई थी, उनका पहले जितना मूल्य नहीं रहा था। अब देखो अपन बात करते हैं कि सोने की तुलना में डॉलर की कीमतें गिरने लगी। अब अमेरिका का डॉलर है वो गिरने लगे था, सोने की कीमत है वो ज़्यादा रही और अंततः स्तर विनिमय दर व्यवस्था विफल हो गई और प्रभावमयी अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था शुरू हो गई थी, है ना। अब विनिमय दर है यानी मुद्रा डॉलर की कीमत है वो गिरने लग गई थी, है ना। तो इससे कहते हैं अस्थिर विनिमय दर की शुरुआत कह सकते हैं। अस्थिर विनिमय दर की शुरुआत कह सकते हैं। अब 70 के दशक में मध्य में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में भी भारी बदलाव आ चुके थे। तो 70 के दशक में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय संस्थानों में भारी बदलाव आए। अब तक विकासशील देश कर्जे और विकास संबंधी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की शरण ले सकते थे। और विकासशील देश है वह क्या है, कर्ज उधार ले सकते हैं। जैसे भारत विकासशील देश है वो कर्ज ले सकता है और विकास संबंधी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की शरण ले सकते हैं। लेकिन अब उन्हें पश्चिमी के व्यवसायिक बैंकों और निजी ऋणदाताओं संस्थाओं से कर्ज न लेने के लिए, यानी अब क्या है, अब उन्हें पश्चिमी देशों के व्यावसायिक बैंकों और निजी ऋणदाताओं संस्थाओं से कर्ज न लेने के लिए बाध्य किए जाने लगा था कि भाई आप व्यावसायिक बैंक है और निजी ऋण संस्थाओं से कर्ज न लेने के लिए बाध्य किया कि इससे वो आपके लिए ब्याज भी ज़्यादा लेंगे, ये निजी संस्था ये हो ना। तो विकासशील विश्व के समय समय पर कर्ज संकट पैदा होने लगा था। विकासशील देश है वो विश्व में समय समय पर कर्ज संकट पैदा कर रहे थे, जिसके कारण आय में गिरावट आई थी और गरीबी बढ़ने लगी थी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में ये समस्या सबसे ज़्यादा थी कि वो ज़्यादा पैसे ले रहे थे। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में ये हालत ज़्यादा थी क्योंकि वो कर्ज ज़्यादा ले रहे थे, इसलिए ये ज़्यादा संकट की स्थिति बन गई थी। अब देखो आगे अपन बात करते हैं। औद्योगिक विश्व में बेरोजगारी की समस्या फंसने लगा था। उद्योग धंधे स्थापित हो गए, बेरोजगारी की समस्या वो भी बढ़ने लग गई थी। 70 के दशक यानी 1970 के आसपास
के मध्य बेरोजगारी बढ़ने लगी थी। 1970 में क्या बेरोजगारी का मतलब क्या है, किसी को रोजगार नहीं मिल, काम करने के लिए तो तैयार है लेकिन क्या है काम नहीं मिल रहा है, तो इसे क्या कहते हैं बेरोजगारी। 90 के दशक में प्रारंभिक वर्षों तक वहाँ की काफ़ी बेरोजगारी रही। तो 90 के दशक में प्रारंभिक वर्षों में क्या है कि बेरोजगारी ज़्यादा और भी हो गई थी। और 70 के दशक आखिरी सालों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों भी एशिया के देशों में उत्पादन उत्पादन केंद्रित करने की लगी जहाँ वेतन कम थे। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब विदेशी कंपनी है, वो क्या है कि एशिया महाद्वीप में आकर के और उत्पादन शुरू कर दिया था, लेकिन वेतन कम देती थी मजदूरों को। तो ये थोड़ा सा अभी यहाँ दिक्कत थी। अब देखो अगर बात करते हैं अपने चीन 1949 में क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था अलग थलग था। तो चीन देखो वो वहाँ पर क्रांति हुई तो उस समय उनकी अर्थव्यवस्था अलग थलग था। तो चीन नई आर्थिक नीतियों और सोवियत के बिखराव और तथा पूर्वी यूरोप में सोवियत शैली की व्यवस्था समाप्त हो जाने के पश्चात बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बन गए थे। अब दो चीन में क्रांति हुई थी 1949 में और इसमें अर्थव्यवस्था में जो असर पड़ा, चीन में नई आर्थिक नीति लागू की गई। सोवियत खेमे यानी सोवियत संघ है उसमें क्या हो गया था बिखराव तथा पूर्वी यूरोप यानी यूरोपीय में सोवियत शैली की व्यवस्था समाप्त हो जाने से पश्चिम बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था के अंग बन गए। अब जैसे 1945 में क्या हुआ था, जैसे शीत युद्ध 1945 से 1990 के बीच में चला था ना, तो इस तरह सोवियत संघ है वो अलग हुआ। तो इसके कारण आप कह सकते हो कि इससे अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि यूरोपीय देश है वो अलग हो गए और इधर रूस अलग हो गया था। चीन जैसे देशों में वेतन तुलनात्मक रूप से कम थे। तो चीन जैसे देश में वेतन है वो तुलनात्मक रूप से कम थे, फलस्वरूप विश्व बाजारों पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थी। और विदेशी देखो ये बात करें प्रतिस्पर्धा मतलब किसी देश के दो देशों या अधिक देश हो सकते हैं उसने आपस में टकरा यानी व्यापार हो वाणिज्य हो कई तरह की उसमें आपस में टक्कर चलती है। और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने वहाँ जमकर निवेश शुरू कर दिया था। तो विदेशी कंपनियों ने अपना जो काम है वो शुरू कर दिया था, क्योंकि आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि हमारे ज़्यादातर टेलीविज़न है मोबाइल फ़ोन है खिलौने चीन में बनते थे। तो ज़्यादातर टेलीविज़न मोबाइल खिलौने कहाँ पर बनते चीन में। और वहाँ जैसे तो वहाँ की जैसे ही लगते हैं ये चीन अर्थव्यवस्था की अलग लागत अर्थव्यवस्था खास तौर पर वहाँ की कम वेतन का नतीजा है। ये देखो चीज़ें तो बढ़ा जाती टेलीविज़न है मोबाइल है, क्यों वेतन कम दिया जाता था लोगों को तो ये सस्ती पड़ती थी। मजदूरों को वेतन कम दोगे तो चीज़ भी क्या सस्ती बनेगी। करेगी क्या हो रहा है अब देखो, तो चीन में क्या है कि सस्ती बढ़ने लग गई थी ना, ये क्या हो रहा है अब देखो आगे बढ़। उद्योगों में कम वेतन वाले देशों में ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रमुख भी असर पड़ा। तो इसका असर उद्योगों के कम वेतन वाले देशों में ले जाने में, जहाँ पर वेतन कम मिल रहा है तो वहाँ वैश्विक व्यापार और पूंजी पर काफ़ी असर पड़ेगा। पिछले 2 दशक में, 2 दशक का मतलब 20 साल, भारत चीन ब्राज़ील आदि देशों की अर्थव्यवस्था भारी बदलाव के कारण दुनिया की आर्थिक और पूरी तरह बदल चुका था। तो इसके कारण क्या है कि भारत है चीन है ब्राज़ील इनकी अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव आया था और दुनिया की अर्थव्यवस्था है वो बदलने लग गई थी। अब देखो ये बात है आपकी पूरा ये पार्ट हो गया तीसरा भूमंडलीकरण वाला। अगला अपने चैप्टर 4 आगे पढ़ेंगे। तो धन्यवाद है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपन आगे का पार्ट है आगे पढ़ेंगे बाद में। धन्यवाद।